बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अल्लाह अल हक है, सच सामने आ ही जाता है। जमीन पर खुद को खुदा समझने वाले जो हैं वो एक्सपोज भी इसी दुनिया में होते हैं और हकीकत आश्कार होती है। सच मंजरेआम पर आता है, सच छुपता नहीं है। एक जानिब तो नवाज शरीफ इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस गेम से बाहर हो जाएं। इस गेम से बाहर होने के बावजूद भी वो जीत नहीं सकते, वो अव्वल नहीं आ सकते। ये मुझसे आप लिखवा लें, अकेले दौड़ कर भी नून लीग अव्वल नहीं आ सकती। लेकिन यहां पर बड़े तहलका खेज इंकशाफात आए हैं। एक ऐसा इंकशाफ, एक ऐसा मामला सामने आया है नवाज शरीफ के सियासी ताबूत में, अगर इसे आखिरी कील कहा जाए, नवाज शरीफ के बयानिए के ताबूत में आखिरी कील कहा जाए। और नवाज शरीफ साहब ने अभी निकलना है, अपनी तरफ से वो एक प्लान बना के बैठे हुए हैं और इलेक्शन शेड्यूल भी उन्होंने बना लिया हुआ है। मैं वो भी आपके सामने रखता हूं और मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से मरियम नवाज के साथ जो कुछ भी हुआ और अवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया जलालपुर जट्टा में, शहबाज शरीफ को शेखुपुरा में, अब पूरे पाकिस्तान में ये जो जलसों का शेड्यूल है, मैं इसे रिफ्रेश करके कहूंगा कि ये किस किस शहर के अवाम से अपना फैसला सुनेंगे और रुस्वा होने कहां कहां कौन कौन जा रहा है, मैं ये शेड्यूल भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं कुछ बड़ी आम तरीन, और नवाज शरीफ के साथ जो हुआ है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि उनके साथ क्या मामला बना है। और नवाज शरीफ के खिलाफ एक ऐसी गवाही आ गई है, नवाज शरीफ का बयानिया, नवाज शरीफ की सारी चीजें एक साथ जो वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, या अभी उन्होंने कोशिश आइंदा आने वाले दिनों में करनी थी, जो वो तैयार करके बैठे हुए थे, सब कुछ को मल्टीप्लाई बाय जीरो कर दिया गया है। उस पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साल 2023 का सूरज जो है वो गरूब हो चुका है पाकिस्तान में। साल 2024 का पहला सूरज इंशाल्लाह कल हम देखेंगे। और जिस तरह का ये साल 2023 पाकिस्तानी कौम ने गुजारा है, जो कुछ इस साल के अंदर देखा है, ये एक बहुत भयानक मेमोरी होगी पाकिस्तानी कौम की, जो आने वाली नस्लों के जहनों से इरेज करना इतना आसान नहीं होगा। जो कुछ अवाम के साथ हुआ, जो कुछ इस मुल्क के आईन के साथ हुआ, जो कुछ इस मुल्क की माओ बहनों बेटियों के साथ हुआ, जो कुछ इस मुल्क की सियासत के साथ हुआ, इस मुल्क के रूल ऑफ लॉ के साथ हुआ, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जुडिशरी, सबको एक शख्स की खुशनुदी के लिए साल 2023 में जीरो कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली। तो जाहिर बात है कि यह एक मेमोरी के तौर पर रहेगा, लेकिन पुरुमीद रहना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यह दुआ है कि साल 2024 पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान में अमन, पाकिस्तान में खुशहाली का साल साबित हो। और पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस सब के अंदर, आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है ना, अब उसने आगे इंशाल्लाह तरक्की करनी है। अवाम ने इस साल 2023 में हुआ क्या, 2022 और 23 में तौहीने अवाम हुई, तौहीने अदालत भी होती है, तौहीने अवाम हुई, उस पर अवाम ने नोटिस लिया, समाअत कर ली है, रिमार्क्स आ चुके हैं अवाम के, फैसला महफूज है। यह फैसला 8 फरवरी को सुनाना है। जिस तरह अदालतों के ऊपर ये हमलावर होते हैं, तो अब अवाम के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। इससे बड़ी अवाम की तौहीन क्या हो सकती है कि अवाम जिसे वोट देना चाहें आप उसके कागजात मुस्तरद कर दें। इससे बड़ी अवाम की तौहीन क्या हो सकती है, आप उनके मुंह पे कहें इलाकों में जाके कि साडी गल हो गई है, वोट जिन्नू भी पिया मेरी संदूकड़ी चो निकलेगा, यानी मेरे संदूक से निकलेगा वोट जिसे भी पड़ा। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये सब कुछ क्यों कर हो रहा है, ये सबको पता है। लेकिन इंशाल्लाह हमें पुरुमीद रहना चाहिए अल्लाह ताला की जात से, क्योंकि मायूसी जो है वो कुफ्र है। अब जरा मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बहुत सी दिलचस्प चीजें हो रही हैं, बहुत से मामलात चल रहे हैं, और इस सब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने स्टेटमेंट दी कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली ना खुद को डिस्टेंस भी करना चाह रहे हैं। अब एक और बड़ा दिलचस्प दावा है, और वो दावा किसी और की तरफ से नहीं बल्कि हामिद मीर साहब की तरफ से है, कि पीटीआई के जिन रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद हुए हैं, अगर उन्हें हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल जाता है तो क्या अदलिया और मुक्तदरा के दरमियान महाज आराई शुरू हो जाएगी। यानी क्या इस वक्त अदलिया और मुक्तदर हल्के जो हैं उनके दरमियान महाज आराई शुरू हो सकती है। इस पॉसिबिलिटी पे हामिद मीर साहब ने एक बात की है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कहीं हामिद मीर साहब इससे ये तो नहीं कहना चाह रहे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के कि जो कागजात मुस्तरद हुए हैं वो मुक्तदरा ने करवाए हैं, ताकतवरों ने करवाए हैं, मुक्तदर हल्कों ने करवाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कर दी है। आप जरा मीर साहब का ये तज्जिया सुने, फिर मैं नवाज शरीफ साहब की जो सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंका है उस पर आता हूं।
تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر اس طریقے سے الیکشن پروسیس سے باہر رکھا جاتا ہے تو الیکشنز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, اور اگر کریڈیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر آنے والے وقت میں آپ سیاسی استحکام کیسے دیکھیں گے, معاشی استحکام کیسے آئے گا. لیکن پھر یہ بھی کچھ تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف جس پہ 9 مئی کروانے کا الزام ہے, جس پہ اس سے پہلے معیشت کو تباہ کرنے کا الزام ہے, اس کو اگر آپ فیئر چانس دیں اور وہ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہ ملک کے لیے زیادہ برا ہو سکتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں تجزیوں کو؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو بالکل بھی اس چیز کا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی. یہ آپ پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ جو حکومت نکال دی جاتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی ہے اس کو دوبارہ نہیں آنے دیا جاتا. اور آپ دیکھیں 2018 میں یہی ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا تو ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا اور ان کو جیل میں بھی رکھا گیا. لیکن اب تو جو 2018 کا جو الیکشن ہے اس میں جو کچھ ہوا تھا, جو بھی مینجمنٹ کی گئی تھی, تو اب تو اس کے بھی ریکارڈ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یقیناً اب تو نواز شریف صاحب بھی مانتے ہیں نا کہ جو 2018 میں ہوا تو اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوا. یہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں, وہ مانتے ہیں. اور بالکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ 2018 میں جو دھاندلی ہوئی اور جس طریقے سے تحریک انصاف کو باقاعدہ مسلط کیا گیا اقتدار پہ, تو اس کا بہت نقصان ہوا پاکستان کو. لیکن اب تو اس سے بھی انتہائی بھونڈے طریقے سے مسلم لیگ نون کو پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ریکارڈ بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کا بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کو فائدہ تو نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب کی جو رائے ہے اگر اس کو سامنے رکھ کے اگر آپ موجودہ حالات کا تجزیہ کریں تو جو 2018 میں نقصان ہوا تو 2024 میں اگر ایسا ہی سب کچھ ہونے والا ہے تو پاکستان کو اس کا 2 گنا نہیں بلکہ 3 گنا زیادہ نقصان ہوگا. تو اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ 8 فروری کے بعد پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام نہیں آئے گا, اور جو بھی حکومت آئے گی, جو بھی وزیر اعظم ہوگا, وہ زیادہ دیر تک چل نہیں پائے گا. یہ آپ نے باتیں سنی, اس میں عامر میر صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں, کچھ الزامات ہیں, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ریکارڈ جو ہیں وہ بھی توڑے جا رہے ہیں. اب یہ obviously ایک بہت بڑی بات ہے. اور کیا اس وقت اگر عدلیہ سے ریلیف ملتا ہے تو اس میں کیا عدلیہ سے ریلیف کا مطلب یہ ہوگا کہ عدلیہ جو ہے وہ مقتدرہ کے ساتھ محاذ رائی میں آ جائے گی؟ بہت بڑی بات کی ہے اور بہت بڑا خدشہ ہے. لیٹس سی چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں. اب ذرا ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جاوید چوہدری صاحب نے ایک کالم لکھا ہے محمد زبیر کے شکوے. محمد زبیر صاحب یہ ہیں کہ باجوہ صاحب کے بڑے قریب تھے, اور باجوہ صاحب جو ہیں نا, ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محمد زبیر صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے وہ بھی مشہور ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب جو کہ نارملی آپ نے دیکھا ہوگا وہ کبھی اس صوفے پہ بھی نہیں بیٹھتے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, وہ باقی صوفے پہ بیٹھے انہیں ایک اسٹریٹ کرسی دی جاتی ہے, اس کے پیچھے ایک فوم رکھا جاتا ہے, بڑی مشکل سے بیٹھتے ہیں, انہیں تکلیف ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اس معاملے کے اندر. لیکن اس سب کے باوجود شہباز شریف صاحب کے والے سے کہا تھا کہ انہیں اپنی ڈگی میں بٹھا کے باجوہ صاحب سے ملوانے لے گئے تاکہ پتہ نہ چل جائے, خفیہ ملاقات کروانے. اب وہ ساری چیزیں تھیں. نواز شریف صاحب انقلابی بن رہے ہیں, نواز شریف صاحب بہت بڑے رہنما بن رہے ہیں, نواز شریف صاحب بہت بڑے پاکستان کے وہ بن رہے ہیں, جی چیف, سارا کچھ ہی وہ ہے نا, نیلسن منڈیلا, چی گویرا, ہر چیز وہ ایک پیکج میں نواز شریف صاحب کے جو درباری ہیں وہ انہیں کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا حلقہ آباب انہوں نے مچایا ہوا ہے, اور وہ ایک جیسے تھا نا کہ 2 لوگ تھے, اب میں اس پہ زیادہ نہیں بتاتا, لیکن وہ ایک واقعہ ہے کہ ان کی کوئی عزت کوئی نہیں تھی, تو وہ کہتے چل ایک دوسرے کو عزت دئیے. وہ کہ ہاں بھی چودھری, دوسرے کہتے تو بہ جا چودھری, اٹھ جا چودھری, وہ ایک دوسرے کو چودھری چودھری کہہ کے خوش ہو جاتے تھے. تو وہ اس طرح کھیل لیں, آپ ایک اپنی تعریف کر لیں, ایک آپ مریم آپ کو پاکستان کا قائد کہہ دے اور آپ مریم کو امید سحر کہہ لیں, بہترین ہے, کھیلیں اپنا چھوٹا موٹا. بس یہ ہے کہ وہ جیسے بچوں کو نہیں کہتے کہ کھیل لو, اچھا ٹھیک ہے لیکن زیادہ شور نہیں کرنا, تو بس ٹھیک ہے آپ ریونڈ سے نکلیں, ادھر جائیں. اچھا, نواز شریف صاحب نے نا منصوبہ بھی بنایا ہوا ہے عوام کے اندر جانے کا, اور ایک پوری انہوں نے اسٹریٹجی جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے بنائی ہوئی ہے, اور اس میں میرے پاس ایک لسٹ بھی آئی ہے, میں آپ کو بتا دوں. مسلم لیگ نون کے جلسوں کا شیڈیول ہے. مریم نواز لاہور کے تمام حلقوں اور بھیرا میں جلسوں سے خطاب کریں گی. حمزہ شہباز اٹک پنڈ دادن خان, تلا گنج, ڈسکا, بھلوال, شجاع آباد, ہارون آباد, خوشاب, بھکر, ڈیرہ غازی خان, تونسا, ننکانہ, تانیہ والا پیر محل, دیپال پور میں جلسے سے خطاب کریں گے. شہباز شریف فاروق آباد, شیخو پورہ جو ہو چکا ہے, فتح جنگ, نوشہرہ, باجوڑ, شانگلہ, سوات, چترال, کوٹلہ, کراچی, راجن پور, بہاولپور, سرگودا, سیالکوٹ, حافظ آباد, سائیوال, منڈی بہاؤدین, اسلام آباد اور لورا لئی میں جلسے سے خطاب کریں گے. اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی شیڈیول آ گیا ہے. کوٹ مومن, جہلم, چکوال, چشتیاں, ملتان, فیصل آباد, مانسہرہ, مٹیاری, لاہور, قصور, لسبیلا, شیخو پورہ, لودھراں اور اوکاڑا میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. یہ میں نے آپ کو لسٹ دی ہے. یہ جلسہ عام سے خطاب تو نون لیگ کہہ رہی ہے, یہاں کی عوام کے ہاتھوں رسوا ہونا ہے, ویڈیوز آئیں گی یہاں سے تو سب
सब कुछ पता चल जाएगा, जैसे हमने मरियम का जलसा भी एक्सपोज किया था, शहबाज शरीफ साहब वाला जो शेखोपुरा वाला जलसा है वो भी एक्सपोज किया, और अब जरा मैं आ जाता हूं नवाज शरीफ साहब जो एक्सपोज हुए हैं। मोहम्मद जुबैर के वालिद गुलाम उमर फौज में मेजर जनरल थे। जुबैर साहब एमबीए के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दाखिल हुए और आईबीएम के मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए। बहुत बड़ी कंपनी आईबीएम, उसके सीईओ बन गए मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन के, मीना रीजन हुआ है ये। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं, ये जावेद चौधरी साहब इनके बारे में ये सब कुछ लिख रहे हैं। 2012 में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की और 2013 की जो हुकूमत है उसमें निजकारी कमीशन और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन और सिंध के गवर्नर बन गए। ये पनामा केस, मियां नवाज शरीफ की सजा और फिर जलावतनी के दौरान जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद से राब्ते में थे और बतौर एलची काम करते रहे। पैगाम रसानी के इस अमल में इनका सियासी कत्ल हो गया और पार्टी ने इन्हें अमलन कॉर्नर कर दिया। मोहम्मद जुबैर ने चंद दिन कबल मुझसे राब्ता किया और जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ के राब्तों से मुतल्लिक कुछ हकाइक बयान किए। मैं स्टोरी के चंद हिस्सों से वाकिफ था, चुनाचे गुफ्तगू के दौरान मैं उनसे सवाल करता रहा और ये निहायत ईमानदारी से जवाब देते रहे। मैं गुफ्तगू का एक हिस्सा उनकी रजामंदी से तहरीर कर रहा हूं। मोहम्मद जुबैर का कहना था कि मियां नवाज शरीफ ने मुझे बहुत इज्जत दी, 2 अहम तरीन इदारों का चेयरमैन और गवर्नर सिंध बनाया। मैं निजकारी कमीशन का चेयरमैन था तो $1 बिलियन की निजकारी हुई। मैं $1 मिलियन के फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर करता था, लेकिन नवाज शरीफ ने मुझे किसी काम से रोका और ना ही किसी की सिफारिश की। लिहाजा मैं दिल से उनका एहसानमंद हूं और उनके एहसानात और इज्जत की वजह से आज तक पार्टी में हूं। मुझे 2018 में पार्टी छोड़ने और नई हुकूमत में आम पोजीशन की ऑफर हुई थी। मुझे कहा गया था कि तुम गवर्नर भी रह सकते हो और नई हुकूमत में अहम पोर्टफोलियो भी ले सकते हो, बस तुमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बीवी ने भी ये कह दिया था कि तुमने अगर ये ऑफर कबूल कर ली तो मैं तलाक ले लूंगी। हम लोग शरीफ फैमिली से इतने कमिटेड हैं। मैंने पूछा कि जनरल बाजवा के कजन अंजुम नजीर बड़ाइच आपके फैमिली फ्रेंड हैं? जुबैर साहब ने जवाब दिया, जी हां, मेरा उनसे 40 साल पुराना ताल्लुक है। मैं जब भी इस्लामाबाद आता था उनके घर ठहरता था। मैंने पूछा कि आप उनके जरिए जनरल बाजवा से मिलते थे? उनका जवाब था, वो भी एक सोर्स थे, मगर गवर्नर की हैसियत से मेरे जनरल साहब से बराह रास्त ताल्लुकात भी थे। मैं 27 अगस्त 2020 को उनसे मिला। मैंने पूछा कि आप क्यों मिले? उनका जवाब था, मैं मियां साहब का पैगाम लेकर उनके पास गया। यानी पैगाम कौन भेज रहा था? मियां साहब। मियां साहब ये भी कहते हैं कि हमसे राब्ता किया गया, नहीं, मियां साहब पैगाम भेजते थे। मैंने पूछा मुलाकात कैसी रही? उनका जवाब था, मुलाकात का दौरानिया 4 घंटे था। मियां साहब और मरियम नवाज पर पाबंदी थी। उनकी तस्वीर, आवाज और खबर तक मीडिया पर नहीं चलती थी। मैंने जनरल बाजवा को समझाया, रियासत ने शेख मुजीब से लेकर बेनजीर भुट्टो तक ये पाबंदियां लगाकर देख ली, क्या नतीजा निकला? सिर्फ मुल्क का नुकसान हुआ। इस बार भी इन पाबंदियों का सिर्फ मुल्क को नुकसान होगा। जनरल बाजवा ने पूछा, आप बताओ क्या मैं ज्यादा पॉपुलर हूं या मरियम नवाज? मैंने जवाब दिया, ये फैसला आपकी रिटायरमेंट के बाद होगा। आप रिटायर होने के बाद लाहौर जाएं और दूसरी तरफ से मरियम नवाज आए, फैसला हो जाएगा। मैंने पूछा कि एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त मरियम नवाज को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं थी? जुबैर ने जवाब दिया कि यह बात दुरुस्त है। जनरल बाजवा बार बार कह रहे थे मरियम की कोई गुंजाइश नहीं, और मैं जवाब में कहता रहा कि यह फैसला करने वाले आप कौन होते हैं। बहरहाल मेरी कोशिश रंग लाई और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को स्पेस मिल गई, यानी डील हो गई। मरियम साहिबा की खबरें चलना शुरू हो गई और 20 सितंबर 2020 को पीडीएम बन गई। मैंने उनसे पूछा क्या पीडीएम आपकी मुज़ाकरात का नतीजा थी? जुबैर साहब का जवाब था, हां, एक वजह यह भी थी, यानी पीडीएम बनाने वाला जनरल बाजवा था। नवाज शरीफ को कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल करने वाला, मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी को उठा के उस टोकरे में डालने वाला जनरल बाजवा था। ये एतराफ कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, जावेद चौधरी साहब कहते हैं, मैंने पूछा मीटिंग के बाद क्या हुआ? जुबैर साहब ने कहा कि मैंने मियां नवाज शरीफ को मुलाकात की तफसील से मुतला किया। मुझे इसके बाद जो बताया गया, मैं वो पैगाम लेकर 7 सितंबर 2020 को दोबारा आर्मी चीफ से मिला। इस मरतबा जनरल फैज भी मीटिंग में मौजूद थे। ये मुलाकात भी तवील थी और इसमें बहुत कुछ तय हुआ। मैंने पूछा क्या इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का फैसला इसी मीटिंग में हुआ था? इस पर जुबैर साहब बोले, मैं ये दावा नहीं करता, मगर आप बाद के तमाम वाकयात देख लें। मेरी मीटिंग 7 सितंबर को हुई, पीडीएम 20 सितंबर को बनी और फिर इमरान खान की हुकूमत दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। मैंने पूछा एस्टैब्लिशमेंट फिर आपसे नाराज क्यों हो गई? उनका जवाब था, मरियम नवाज ने 23 सितंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर कह दिया था कि सियासी फैसले जीएचक्यू के बजाय पार्लिमान में होने चाहिए। और मियां साहब ने 16 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला में तकरीर की। इनसे मसाइल पैदा हो गए। बेसिकली आले शरीफ ने पहले बातचीत के लिए पैगाम भेजा, फिर नवाज शरीफ साहब इनकलाबी बने प्रेशराइज करने के लिए। मैंने पूछा कि आपकी खबर आईएसपीआर ने क्यों दी थी? उनका जवाब था, यह खबर डीजी आईएसपीआर ने 23 सितंबर 2020 को एक निजी चैनल पर बीपर देकर रिलीज की थी। अरशद शरीफ मरहूम को 7 बजे खुसूसी तौर पर स्टूडियो में बिठाया गया। डीजी का टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मेरी दोनों मुलाकातों की तस्दीक की। मैंने पूछा कि आप जानते हैं कि आपकी दोनों मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स मियां साहब को दे दी गई थी, जिसके बाद आपके मियां साहब से ताल्लुकात खराब हो गए? मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं, मैं ये सिर्फ आपसे सुन रहा हूं। ताम यह हकीकत है कि सितंबर 2020 के बाद मेरे मियां साहब से ताल्लुकात खराब हो गए। मुझसे शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि आपने हमारे साथ गलत बयानी की थी। मेरा जवाब था, मैं इतनी लंबी मीटिंग
मीटिंग्स में नोट्स नहीं ले रहा था। मैंने जो बताया अपनी याददाश्त की बुनियाद पर बताया, लिहाजा अल्फाज का हेरफेर हो सकता है लेकिन मफहूम वही था। मैंने पूछा कि आपको यह रवैया बुरा लगा? उन्होंने कहा मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं उस वक्त मियां साहब और मरियम नवाज साहिबा का तर्जुमान था, जबकि पार्टी के तमाम तर्जुमान भाग गए थे। हमारे मीडिया सेल में फौज के खिलाफ कोई बयानिया नहीं बनता और इस तरह की बातें भी इन्होंने की। और इसमें इन्होंने यही कहा कि मैंने आखिर में पैगाम रसानी का वो काम भी किया जिसके नतीजे में मियां साहब भी नाराज हो गए और जनरल बाजवा भी। मुझे इन तमाम खिदमात का क्या फायदा हुआ? मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से आया था, मिलियंस में तनख्वाह लेता था और करोड़ों की मराद थी, जबकि मैंने सियासत में मुफ्त काम किया। मैंने गवर्नर तक की तनख्वाह नहीं ली। मरियम साहिबा की हर पेशी पर कराची से आता था और मोहतरमा के पहुंचने से पहले अदालत पहुंच जाता था। जबकि पीडीएम की हुकूमत बनी तो काबीना में 83 लोग थे, सिर्फ मैं नहीं था। मुझे इसका भी कोई मलाल नहीं, लेकिन मुल्क के बारे में मेरा एक नुक्ता नजर है। यानी ये अपने शिकवे शिकायतें करते हुए मियां साहब का बयानिया तबाह बर्बाद करके निकल गए हैं, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।